पुलिस के बारे में एक कहावत है कि पुलिस दबी की यार होती है। अगर पुलिस पर कोई प्रेशर ना हो, दबाव ना हो, तो फिर पुलिस अपना ढंग से काम करती नहीं है। कोई फरियादी फरियाद लेकर थाने में जाता है और पुलिस को ये पता चल जाए कि इसके पीछे कोई नहीं है, तो पुलिस फिर उसका रवैया ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, उसकी बात अच्छे से सुनी नहीं जाती है। यदि पुलिस को ये पता चल जाए कि इस फरियादी के पीछे बड़े बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं और कोई अधिकारी भी हैं, तो फिर पुलिस की कार्य करने की जो क्षमता होती है, ताकत होती है, कार्य प्रणाली होती है, फिर वो बदल जाती है। अब पुलिस चाहे ज़मीन के साथ तह के अंदर घुस जाए और अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ के गिरफ्तार करती है और दिखा देती है कि देखो पुलिस ने कितनी जल्दी काम किया है। दरअसल सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेडी की हत्या हो जाती है। राजस्थान के जयपुर सहित तमाम ज़िलों के अंदर, तमाम शहरों के अंदर एक तरह से आग लग जाती है। लोग सड़कों पे उतर जाते हैं और सड़कों पे उतरने के बाद सबकी एक ही मांग थी कि कातिलों को जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तार कर लिया जाए, नहीं तो फिर ये बवाल बहुत बढ़ जाएगा। जब लगातार पुलिस पर प्रेशर पड़ने लगा, दबाव पड़ने लगा, तो पुलिस ने हाथ जोड़कर विनती की कि हमें सिर्फ 72 घंटे का समय दे दीजिए और 72 घंटे के अंदर अंदर हम कातिलों को गिरफ्तार करके आपके सामने ला देंगे। 72 घंटे कंप्लीट नहीं हुए थे, बताया जाता है कि 71 घंटे ही हुए थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से बता दिया कि हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस ने जो टाइम दिया था, जो समय दिया था, उस समय में वो उन्होंने कैसे गिरफ्तार किया था, इसी बात को समझाने की कोशिश करेंगे इस आज की कहानी में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर की। ये सच्ची घटना है। बात कर रहा हूं 9 दिसंबर 2023 की रात 8:40 पर चंडीगढ़ में एक कमल पैलेस होटल है, उसका रूम नंबर 105 की मैं बात कर रहा हूं। रात के 8:40 पर उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया तो 2-3 बार नॉक किया और 2-3 बार नॉक करने के बाद अंदर जो बैठे हुए हैं, अंदर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं और एकदम से वो अलर्ट हो जाते हैं। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि क्राइम ब्रांच दिल्ली ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोशिश बेकार है, यदि भागने की कोशिश की तो गोली चला दी जाएगी जिसमें तुम्हारी जान जा सकती है। और जैसे ही ये बात अंदर पहुंचती है तो अंदर वाले अब अलर्ट नहीं थे, वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं और हाथों को कुछ इस तरह से अपने ऊपर कर लेते हैं ताकि पुलिस उन पर गोली ना चलाए। तीनों के तीनों घुटनों के बल बैठे हुए थे। अब अंदर जो पुलिस ने देखा, उनकी पड़ताल करनी शुरू की, तो पड़ताल करने पर पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम होता है रोहित राठौर, जो कि जसूरी गांव का रहने वाला होता है, मकराना, जो कि नागौर जिला राजस्थान में लगता है। अब दूसरा व्यक्ति होता है इसमें नितिन फौजी, जिसका नाम होता है, इसके गांव का नाम होता है दोंगड़ा जाट, जिसका जिला लगता है महेंद्रगढ़ और प्रदेश लगता है हरियाणा। अब तीसरा व्यक्ति और इसके अंदर होता है जिसका नाम होता है उधम सिंह, जो कि हिसार का रहने वाला होता है और हरियाणा हिसार का। अब तीनों को गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ा जाता है रात 8:40 पर और यहाँ से ये चल देते हैं। अभी कुछ ही देर पहले, इनके 1 घंटा ही हुआ था, 1 घंटे पहले ही 9 दिसंबर 2023 की रात 7:40 पर इन्होंने इस कमरे में एंट्री की थी। अभी तो इन्होंने ठीक से हाथ मुंह धोए ही नहीं थे कि इतने ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है और उसके बाद फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। अब आगे की अगर हम बात करें तो दरअसल इन तीनों को गिरफ्तार क्यों किया गया था? गिरफ्तार करने के पीछे वजह यह थी कि राजस्थान प्रदेश की राजधानी में 5 दिसंबर 2023 की दोपहर 1:21 पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर एक व्यक्ति, जिसका नाम होता है नवीन शेखावत, वो जाता है और जैसे ही अंदर जाने के बाद बातचीत करता है तो सुखदेव सिंह कहते हैं कि क्या बात है। कहते हैं कि 2 दोस्त हो रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो उन्हें भी अंदर बुला लिया जाता है और जैसे ही रोहित और नितिन फौजी अंदर आते हैं, ताबड़तोड़ 17 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं और 17 राउंड गोली चलने के बाद पता चलता है कि सुखदेव सिंह शेखावत जो होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। जो इनका साथी आया था, सहयोगी, यानी कि नवीन शेखावत, उसकी भी हत्या कर दी जाती है और पास में ही खड़ा हुआ था उनका सुरक्षा गार्ड, यानी कि सुखदेव सिंह शेखावत का सुरक्षा गार्ड खड़ा हुआ था, उसको भी गोली मार दी जाती है और गोली मारने के बाद वहां से ये भाग जाते हैं। यहां से सीधा आगे जैसे निकलते हैं बाहर तो एक कार वाला था, कार वाले की तरफ वो बंदूक दिखाते हैं, अपनी रिवॉल्वर दिखाते हैं, दिखाने के बाद कहते हैं कि रुक जाओ। उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो और तेजी से एक्सीलेटर पर पैर रखता है और वहां से सीधा भाग जाता है। अब इन्हें यहाँ से भागना था, रोहित को, और दूसरा जो साथी होता है नितिन फौजी, अभी भागने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास अपना वाहन नहीं था, जिस वाहन से ये आए थे उस वाहन को से बस यहीं तक उसका साथ था, उसके बाद उसके साथ ये आगे तक जाना नहीं चाहते थे। इसी बीच में एक स्कूटर पर सवार होकर एक व्यक्ति आ रहा था और जैसे ही उसे रोकने की कोशिश की तो वो रुक नहीं रहा था, उस पर तुरंत गोली चलाई और जैसे गोली चलती है वो स्कूटर गिरता है, उसको
फिर पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद यहाँ से अब सीधा स्कूटर लेके भाग जाते हैं। यानी कि अब कुछ दूर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद एक जगह लगती है डीडवाना, वहाँ जाते हैं। पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई देता है। उससे पूछते हैं कि हमें एक गाड़ी चाहिए किराए पर, क्या गाड़ी मिल सकती है? कहता है ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। तो वो एक अपना दोस्त को फ़ोन करता है। दोस्त को फ़ोन करने के बाद कहता है कि 2 सवारियाँ हैं, 2 यात्रियाँ हैं और ये दोनों यात्री वो सुजानगढ़ जाना चाहते हैं, तो क्या तुम्हारे पास वक्त है? वो कहता है ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। जैसे ही वो ड्राइवर आता है मौके पर, ड्राइवर आने के बाद, क्योंकि अब स्कूटर का भी सफ़र साथ छोड़ दिया है, उसके बाद उस गाड़ी को पकड़ते हैं। उससे कहते हैं कि भाई हमें सुजानगढ़ छोड़ दो। अब इस गाड़ी के अंदर एक शूटर आगे बैठता है ड्राइवर के ठीक बगल में और एक बैठता है पीछे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी हमला कर दें, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा को देखते हुए। अब ड्राइवर ने सोचा कि ये दोनों पीछे क्यों नहीं बैठ रहे हैं, तभी उसने अपने साथी से कहा कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। यानी कि अब ड्राइवर जिसने गाड़ी कराई थी वो और दोनों शूटर चारों लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। अब जब गाड़ी तो चलने लगती है, तुरंत ही कहा जाता है कि तुम जाओगे कहाँ? उन्होंने कहा कि हमें जाना है चुरू, हमें तुम चुरू छोड़ दो। चुरू एक ज़िला है राजस्थान का। फिर कहते हैं कि यार तुमने गाड़ी तो की है सुजानगढ़ के लिए, अभी तुम चुरू बोल रहे हो। तो बोले ठीक है, एक काम करो, तुम हमें हिसार छोड़ दो। बात जब हिसार की आती है, बोले पता है कि हिसार तो बहुत दूर लगता है। गाड़ी की थी 1500 रुपये में, यानी कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाया था, 1500 रुपये में तय हो गई थी शायद गाड़ी। उसके बाद जब बात आगे की आती है तो उन्होंने कहा कि चाहे 15,000 लगो या 20,000 लगो, आप हमें हिसार छोड़ दो। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि भाई रात के 10 बजे मैं गाड़ी नहीं चला सकता, इसलिए आपको सिर्फ सुजानगढ़ ही छोड़ सकता हूं, क्योंकि मुझे अपने घर आना है, मैं अपनी बीवी के पास जाना है, वो बीमार है। जब ऐसे ही ड्राइवर बात करता है तो उसके बाद कहते हैं ठीक है। जैसे आगे चलते हैं, सुजानगढ़ में जाते हैं तो दिल्ली नोखा पर एक बस खड़ी हुई थी, उस बस में जाते हैं, बैठ जाते हैं। ये बस इन्हें धारूहेड़ा की तरफ लेके जाती है। अब धारूहेड़ा में उतरते हैं, वहाँ जाने के बाद टेम्पू पकड़ते हैं। टेम्पू पकड़ने के बाद फिर ये रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं। और ट्रेन पकड़ने के बाद हिसार जाते हैं और हिसार से मंडी और मंडी से मनाली और मनाली से ये अब अपना सफ़र करते हैं चंडीगढ़। यानी कि 5 तारीख को निकले थे, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख लगातार ये दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और भागते भागते ये पहुंच जाते हैं चंडीगढ़ के एक जो कमल पैलेस है वहाँ होटल, वहाँ जाकर रात को 7:40 पर चेक इन करते हैं। और वहाँ जाकर अभी सामान उन्हें समेटा ही था कि इतने ही पुलिस की घंटी बजती है, पुलिस आती है और इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद फिर अपना काम कर लेती है। यानी कि 72 घंटे का जो अल्टीमेटम था अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुआ था और पुलिस ने अपना काम कर दिया। जैसे ही काम किया उसके बाद सोशल मीडिया पर ये चीज़ वायरल होनी शुरू हो जाती है और पुलिस अपनी वाहवाही करना शुरू कर देती है, देखो हमने 72 घंटे के अंदर काम कर दिया है और अपना अब हम जितनी जल्दी हो सकेगा हम इनसे ये राज उगलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे बताने की कोशिश करूंगा कि पुलिस ने क्या नीचे से काम किया है, नीचे से ऊपर की तरफ गई है या ऊपर से नीचे की तरफ आई है। दरअसल जब कातिल कत्ल करके भागते हैं तो क्या पुलिस नीचे से इनके उनके पीछे पीछे कर रही थी? हालांकि पुलिस का तो दावा यही है कि हम इनका पीछा कर रहे थे, ये आगे आगे चल रहे थे या हम पीछे पीछे थे और इसीलिए हमें कई दिन का वक्त लगा। इसलिए हमने सर्विलांस के माध्यम से कई तरह की हमने कोशिश की और कई तरह की कोशिश करने के बाद आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे की कार्रवाई जो भी है, इनके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, क्या है, कहाँ से इनका पूरा तार जुड़े हुए हैं, एक एक चीज़ की जानकारी देंगे। लेकिन जैसे ही पुलिस के ऊपर दबाव पड़ने लगता है, दिल्ली में राजपूत समाज के लोग थोड़े बहुत नहीं 1000 की संख्या में शामिल हो जाते हैं 10 दिसंबर 2023 को, क्योंकि उनके पहले से तय था कि इसका जो अल्टीमेटम है वो ख़त्म हो चुका है और ख़त्म होने के बाद अब हम राजधानी की तरफ कूच करेंगे और कूच करने के बाद फिर वहाँ से हमारा धरना प्रदर्शन शुरू होगा। और जब तक कातिलों को बड़ी से बड़ी सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हम दिल्ली से पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस पर दबाव था। अब पुलिस नीचे से काम कर रही थी या पुलिस ने फिर ऊपर से काम किया, लेकिन ऊपर के ऊपर हम जाएं। लेकिन आपको ये भी बताते चलते हैं कि जब पुलिस ने देखा कि लगातार पुलिस पर दबाव पड़ रहा है तो पुलिस ने अब चाहे रोहित राठौर हो या फिर नितिन फौजी हो, इसके परिवार के लोग हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, तमाम लोगों से पूछताछ के लिए उनसे बातचीत करने की कोशिश की। बताया जाता है, पुलिस सूत्रों का दावा यह है कि 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया, उनसे प्रेशर बनाया, पुलिस ने अपने तरीके से काम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को वहाँ से सफलता पता नहीं मिली थी या नहीं मिलती। ऐसा भी हो सकता है कि जब लगातार घर वालों पर प्रेशर पड़ रहा था और प्रेशर पड़ते पड़ते बात नितिन और दूसरा जो साथी था उसके रोहित तक बात पहुंचती है और उसके बाद फिर हो सकता है कि खुद ही कहा हो कि भाई साहब हम चंडीगढ़ के फला होटल के अंदर हैं, लेकिन हमें तुम नुकसान मत पहुंचाना, आके हमें गिरफ्तार कर लो और हम गिरफ्तारी देना चाहते हैं। पुलिस के लिए तो आसान हो सकता है, लेकिन अगर पुलिस के लिए आसान है तो फिर तीसरा जो साथी है उधम सिंह, उसको क्यों खतरे में डालेंगे? जाहिर सी बात है। इसलिए जो ये वाली थ्योरी है कि जितने लोगों पर, इनके परिवार के लोगों पर, रिश्तेदार
और आसपास के लोगों पर दबाव बनाया गया था, वो दबाव तो शायद इसलिए काम नहीं क्योंकि वो अपने जो साथी हैं उसको कभी खतरे में नहीं डालेंगे। लेकिन जो पुलिस की थ्योरी है, ऐसा हो सकता है 1% ये मान लिया जा सकता है कि जब पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि जेल के अंदर से रहकर रंगदारी मांगी जा सकती है, जेल के अंदर से रहकर किसी का मर्डर कराया जा सकता है, जेल के अंदर से रहकर लाइव टेलीकास्ट अपना इंटरव्यू दिया जा सकता है, तो जेल के अंदर से बहुत सारे काम भी किए जा सकते हैं। इसलिए अगर किसी को मालूम हो या ना हो, आकाओं को तो पूरी तरह से मालूम हो गई, और दिल्ली पुलिस हो सकता है कि आकाओं के पास गई हो, यानी कि पुलिस ऊपर से अब नीचे की तरफ झांक के देखने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ गए अपराधी, कहाँ गए वो कातिल। तो आकाओं के पास जाने के बाद तो यह आराम से पता चला ही जा सकता है कि आखिरकार कहाँ गए हैं, क्योंकि अगले दिन जब 72 घंटे का समय पूरा हो जाता तो फिर पुलिस के लिए मुसीबत बढ़ जाती, राजस्थान सरकार पर लगातार दबाव बढ़ जाता, और राजस्थान सरकार पर दबाव बढ़ जाता तो कहीं ना कहीं सरकार की फजियत भी होनी शुरू हो जाती, क्योंकि अब बहुत जल्दी वहाँ पर बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री शपथ लेगा और वहाँ पर राज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पुलिस जितना दबाव सरकार पर है उससे कहीं ज़्यादा दबाव फिर पुलिस पर होता है। अब पुलिस, बताया जाता है कि राजस्थान पुलिस का एक बड़ा अधिकारी दिल्ली के एक बड़े अधिकारी के संपर्क में था, कहा कि साहब कुछ तो मदद कर दीजिए, कुछ ना कुछ तो शायद आप, क्योंकि बड़े लंबे समय तक जो इस गैंग का मुखिया है, बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई, वो दिल्ली की ही तिहाड़ जेल के अंदर रहा था, और दिल्ली पुलिस को एक एक कार्यप्रणाली के बारे में, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होती ही है। हो सकता है कि आकाओं से संपर्क करने के बाद फिर आका ने बोल दिया कि ठीक है अब तो तुम्हें गिरफ्तार होना ही पड़ेगा, और वो जाकर आराम कर ही रहे थे। उन्होंने सपने देखे थे कि हम अब विदेश की सरजमी पर होंगे, यहाँ से साउथ जाएंगे, साउथ से सीधे हमें 3 अलग अलग फर्जी पासपोर्ट मिलेंगे, वहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे, फ्लाइट पकड़ने के बाद अब या दुबई या फिर कनाडा या फिर किसी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाने के बाद हम अपना काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली लाती है, दिल्ली से फिर ये वापस जयपुर जाते हैं। अब बस मीडिया कर्मियों की तो एक ही भूख थी कि आखिरकार नवीन शेखावत की हत्या क्यों हुई, जब उनका साथी था, जब उनके साथ आया था तो उसको क्यों मारा, और सुखदेव सिंह शेखावत की हत्या क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है। बस 2 सवाल थे, इन 2 सवालों का जवाब जानने के लिए अब पुलिस के पास जाकर मीडिया कर्मियों ने सवाल जब जवाब करना शुरू किया है, तो ना तो जयपुर की पुलिस इस बारे में भी ठीक से बोल पाई है और ना ही दिल्ली पुलिस बोल पाई है। लेकिन एक पत्रकार ने जब ये दिल्ली के एक बड़े अधिकारी के सामने माइक लगाया और माइक लगाने के बाद पूछा कि साहब इतना तो बता दो कि नवीन शेखावत जो साथी था, दोस्त था, रैकी कर रहा था, मदद कर रहा था, उसकी क्यों हत्या की, तो उनके मुंह से छोटा सा निकला कि बाय मिस्टेक गोली चल गई थी। बाय मिस्टेक गोली चलने का मतलब यह है कि गोली चलाई जा रही थी सुखदेव सिंह शेखावत के ऊपर, और जब शूटर ने गोली चलाई तो बाय मिस्टेक गोली लग जाती है नवीन शेखावत को, और जब बाय मिस्टेक लग जाती है तो ऐसी स्थिति में दोनों शूटरों ने सोचा कि हम इस आदमी को, घायल को कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, कहाँ इसका इलाज कराएंगे, हम अपनी जान बचाएंगे या इसको बचाएंगे। इसलिए उन्होंने जब गोली चलाना शुरू किया है तो उसको इतनी गोलियां मारी, यानी कि 17 गोलियों में से 7 गोलियां उसके हिस्से में आई, क्योंकि उसका मरना बिल्कुल तय था। क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो शायद सब कुछ बता देता, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि पुलिस तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेगी, और गिरफ्तार उनके परिवार वालों की वजह से हुए हैं, या पुलिस उनका पीछा कर रही थी, 500 से ज़्यादा CCTV कैमरे खंगाले गए थे, उनका पीछा कर रही थी, या पुलिस जहाँ जहाँ जिस रास्ते पर जा रहे थे वहाँ का पीछा कर रही थी, या फिर आकाओं ने ऊपर से इशारा दिया कि वो वहाँ मिलेंगे, वहाँ से पकड़े जाते हैं। अब बाय मिस्टेक उसकी तो हत्या हो जाती है। अब सवाल यही आता है कि हत्या क्यों की गई, किसके इशारे पर की गई। तो एक नाम बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था, रोहित गोदारा, कि रोहित गोदारा ने ही इसकी जिम्मेदारी ली थी। सोशल मीडिया पर बताया था कि रोहित गोदारा ने ही सुखदेव सिंह की हत्या करने की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि कातिलों से जब ये पूछा गया तो उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया है। दिल्ली के एक बड़े अधिकारी ने अपने इंटरव्यू में यह इशारा कर दिया कि रोहित गोदारा के कहने पर ही हत्या हुई है, लेकिन हत्या क्यों की है, इसके पीछे वजह क्या है, अभी इस मामले की जांच चल रही है। अब रोहित गोदारा के बारे में पता चला, उसके आगे थोड़ी कड़ी जोड़ने की कोशिश की तो वीरेंद्र चारण और दानाराम, इन दोनों को जिम्मेदारी दी थी। रोहित गोदारा ने कहा कि भाई इनकी हत्या करनी है सुखदेव सिंह की, और उन्होंने जिम्मेदारी दी रोहित राठौर को और नितिन फौजी और तीसरा नवीन शेखावत। अब तीनों जाते हैं हत्या करने के लिए, लेकिन एक मारा जाता है, 2 वापस आ जाते हैं। अब इसी हिसाब से कि इनका जो एक सहयोगी होता है रामबीर, इसके बारे में बताया था कि ये
ज़िला महेंद्रगढ़ का रहने वाला होता है कि जयपुर के अंदर जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, नवीन शेखावत के अलावा जो व्यवस्थाएं की थी, होटल में कहाँ रहना है, हथियार कैसे उपलब्ध कराना है, ये बताया जाता है कि रामवीर ने किया था। और रामवीर रोहित राठौर का बहुत खास दोस्त होता है। लेकिन रोहित गोदारा है कौन, थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल रोहित गोदारा जो है ये कपूरी सर एक गांव लगता है, थाना कालू लगता है, जिला बीकानेर लगता है। ये वहाँ का रहने वाला है और इसकी शादी होती है हरियाणा प्रदेश के चौटाला से। चौटाला में शादी होती है। इसकी बीवी से ज़्यादा मामला कुछ बन नहीं पाया, अनबन हो जाती है। पत्नी जाकर दहेज एक्ट का मुकदमा करा देती है और जैसे दहेज एक्ट का मुकदमा होता है तो इसके माता पिता को और साथ ही इस लड़के को यानी कि रोहित गोदारा को पुलिस गिरफ्तार करती है और जेल में डाल देती है। जेल में डालने के बाद इसकी वहाँ पर गैंगस्टरों से दोस्ती होती है। वहाँ ये सीखता है महीने 2 महीने में कि किस तरह से काम होते हैं। हालांकि ये मोबाइल की दुकानें चलाता था, लेकिन जब जेल जाता है फिर जेल जाने के बाद इसने अपनी मोबाइल की दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसके बाद अपना इसने काम करना शुरू कर दिया, जो कि गैंगस्टर काम करते हैं, विवादित जमीनों पर हाथ मारना और रंगदारी वसूलना। इस तरह से लगातार काम कर रहा था। काम करते करते फिर जेल चला जाता है और जेल जाने के बाद जोधपुर की जब जेल में रह रहा था तो इसे पता चलता है यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई रहता है। और लॉरेंस बिश्नोई का जब नाम आता है तो इसने मिलने के लिए लगातार रिक्वेस्ट की, खुशामदी की कि मुझे बस यानी कि रोहित गोदारा ने कहा कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात करा दीजिए। वहाँ जेल के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं वहाँ जाकर ये लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात करता है और मुलाकात करने के बाद बहुत ज़्यादा घनिष्ठ दोस्ती हो जाती है। उसके फिर ये बहुत ज़्यादा खास तौर पे काम करना शुरू कर देता है और काम करते करते कि 2019 में ही इसने किसी व्यक्ति से रंगदारी मांगी थी, लेकिन रंगदारी ना मांगने की रंगदारी मिल नहीं पाई थी और उस व्यक्ति पर इन्होंने जो हमला किया तो वो व्यक्ति बच जाता है। इससे पहले कि इसके ऊपर और आंच आए ये फिर यहाँ से विदेश भाग जाता है। यानी कि ये रोहित गोदारा विदेश भाग जाता है और रोहित गोदारा ने विदेश में बैठे बैठे ही एक राजू ठेहट के नाम से एक गैंगस्टर होता है। उस गैंगस्टर की 3 दिसंबर 2022 को अपने ही गुर्गों से गोलियां चलवाकर हत्या करा दी। बताया जाता है कि उस दिन 72 राउंड गोलियां चली थी, जिसमें करीब 24-25 के आसपास गोलियां उसको मारी जाती हैं। और उसके बाद जब ये सुखदेव सिंह शेखावत की हत्या होती है तो जाहिर सी बात आप जानते हैं कि इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट की और उसकी जिम्मेदारी ले ली। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में पूरी तरह से जुट गई है कि आखिरकार रोहित गोदारा ने क्यों सुखदेव सिंह शेखावत की हत्या की है। इसके लिए पुलिस एक एक पहलू पर एक एक कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है, सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस जल्दबाजी में इसलिए भी नहीं बोलना चाहती क्योंकि वो कुछ बोल जाएं और वो उनके सबूत ना मिल पाएं और पुलिस जाकर मीडिया के सामने बोल दे और कोर्ट में जाकर वो साबित ना कर पाए, तो इसलिए वो जल्दबाजी होगी। पुलिस का बिल्कुल ठीक सोचना है कि कम से कम सबूत जुटाकर इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सके। इसलिए पुलिस ने अभी जल्द से खुलासा करने का निर्णय नहीं लिया है, पूरा सबूत जुटाने के बाद ही घटनाक्रम का खुलासा करने की बात कही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का